24 मई 2014 लिस्बन का एस्टेडियो दा लूज स्टेडियम यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल मैच आमने सामने थे रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड की टीम। इंजरी टाइम तक एटलेटिको मैड्रिड 1-0 से आगे था। रियल मैड्रिड के हाथों से यूरोप की सबसे बड़ी ट्रॉफी जो है वो फिसलती हुई दिख रही थी। क्लब को अपनी 10वीं यूरोपियन ट्रॉफी यानी ला डेसिमा का 12 साल से इंतजार था। आखिरी बार क्लब ने 2002 में जो है वो तब चैंपियंस लीग जीती थी, जिसमें जिनेदिन जिदान ने बेहतरीन गोल किया था। फैंस को ऐसा लगने लगा था कि ये सपना जो है एक बार फिर से अधूरा रह जाएगा। लेकिन फिर स्टॉपेज टाइम में लुका मॉड्रिच ने कॉर्नर लिया। 92 मिनट और 48 सेकंड पर बॉक्स के अंदर सर्जियो रामोस सबसे ऊपर उछले और एक उन्होंने जोरदार हेडर लगाया। गेंद सीधे नेट में जा समाई। रियल मैड्रिड के फैंस जो है वो खुशी से झूम उठे। मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा और वहां रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-1 से हराकर आखिरकार ला डेसिमा जीत ली। आज भी उस हेडर को रियल मैड्रिड के इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स में गिना जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ उस हेडर का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर उस सेंटर बैक में ऐसा क्या था जो अपने देश और अपने क्लब का शायद सबसे बड़ा हीरो बन जाता था। और क्यों सर्जियो रामोस को कुछ लोग फुटबॉल का सबसे महान डिफेंडर तो कुछ लोग उन्हें फुटबॉल का सबसे बड़ा विलन मानते हैं। और आखिर क्यों सर्जियो रामोस की कहानी जिद, लीडरशिप और आखिरी सेकंड तक कभी भी हार न मानने की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको बताने वाले हैं उस प्लेयर का किस्सा जिसने एक डिफेंडर होने की डेफिनेशन ही बदल डाली। एक ऐसा प्लेयर जो सिर्फ टैकल नहीं करता था बल्कि बड़े बड़े फाइनल्स में गोल भी करता था, जिसने 16 साल तक रियल मैड्रिड की जर्सी पहनी, क्लब के साथ 22 ट्रॉफीज जीती, 671 मैचेस खेले और साथ ही साथ उन्होंने 101 गोल भी किए। सेंटर बैक होते हुए इतना गोल करना अपने आप में असाधारण है। इसी दौरान वो स्पेन की नेशनल टीम के सबसे भरोसेमंद प्लेयर्स में भी शामिल रहे और साथ ही साथ वो स्पेन की नेशनल टीम के सबसे भरोसेमंद प्लेयर्स में शामिल हो गए। उन्होंने स्पेन के साथ यूरो 2008, फीफा वर्ल्ड कप 2010 और यूरो 2012 जीतने वाली ऐतिहासिक टीम का वो हिस्सा भी बने। इसलिए जब महान डिफेंडर्स की बात होती है तो सर्जियो रामोस का नाम जो है अपने आप उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। 30 मार्च 1986 को सेविया के पास बसे कैमास शहर में जन्मे सर्जियो रामोस का बचपन फुटबॉल के बीच ही बीता। गोल.com के मुताबिक शुरुआत में यानी कि जो एज ग्रुप के मैचेस होते थे उसमें वो डिफेंडर नहीं थे, वो आगे आके खेला करते थे। दोस्तों ने उनका निकनेम जर्मन प्लेयर बर्ंट शुस्टर के नाम पर रख दिया था। बाद में उन्होंने सेविया की एकेडमी ज्वाइन की, जहां उनकी आक्रामक सोच, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप ने जल्दी ही सबका ध्यान खींच लिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने फरवरी 2004 में सेविया की फर्स्ट टीम के लिए ला लीगा डेब्यू कर लिया। कुछ ही महीनों में वो फर्स्ट टीम के रेगुलर प्लेयर बन चुके थे और पूरे स्पेन में उनकी जो है वो चर्चा होने लगी थी। सेविया में रहते हुए एक घटना ने उनके स्वभाव को सबसे अच्छी तरीके से दुनिया के सामने रखा। कोच जोक्विन कैपारोस ने बताया था कि एक ट्रेनिंग मैच में रामोस की नाक जो है वो टूट गई थी। उन्हें लगा कि अब ये लड़का जो है वो मैदान से बाहर चला जाएगा, यानी कि जाना भी चाहिए। जब आपकी नाक टूट जाती है तो इतने ब्लड्स आने लगते हैं, लेकिन हुआ उसका उल्टा। नाक टूटने के बाद भी रामोस जो है मैदान पर डटे रहे और एरियल बॉल्स जो आती थी उस पर वो पहले से भी ज्यादा ताकत से हेडर लगाने लगे। उसी वक्त कैपारोस को समझ आ गया था कि ये प्लेयर दर्द से डरने वालों में नहीं है और यही निडर रवैया जो है आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। चाहे चोट हो, प्रेशर हो या फिर फाइनल जैसा बड़ा मैच, रामोस कभी भी पीछे नहीं हटते थे। 31 अगस्त 2005 को रियल मैड्रिड ने सिर्फ 19 साल के सर्जियो रामोस को 27 मिलियन यूरो में साइन कर लिया। उस समय ये किसी स्पेनिश टीनेजर के लिए रिकॉर्ड ट्रांसफर फी थी, लेकिन ये ट्रांसफर जितना बड़ा था उतना ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी। सेविया के तत्कालीन अध्यक्ष होजे मारिया डेल नीडो ने कहा था कि रियल मैड्रिड ने रिलीज क्लॉज जो है वो भरकर प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। दूसरी तरफ रामोस का कहना था कि दोनों क्लब्स के बीच में हमारी उसको लेके साइनिंग को लेके काफी बातचीत हुई थी और पूरी सच्चाई जो है वो फैंस को नहीं बताई जा रही है। सेविया के कई फैंस ने उस समय सर्जियो रामोस को पैसे के लिए क्लब को धोखा देने वाला प्लेयर तक कहना शुरू कर दिया था। और साल 2006 में जब वो पहली बार रियल मैड्रिड की जर्सी पहनकर सेविया लौटे तो उनका जोरदार विरोध भी हुआ। रियल मैड्रिड में शुरुआती कुछ सालों में
सर्जियो रामोस पहले राइट बैक के तौर पर खेला करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पसंदीदा पोजीशन जो है सेंटर बैक वहां पर जगह बना ली। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ डिफेंस नहीं थी, बल्कि बड़े मौकों पर आगे बढ़कर गोल करना था। समय के साथ ही वो टीम के सबसे अहम प्लेयर्स में शामिल हो गए और आखिरकार वो टीम के कप्तान भी बन गए। 16 साल की अपने क्लब के सफर में उन्होंने 671 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 101 गोल किए और 22 ट्रॉफीज जीती। उनकी उपलब्धि क्या क्या है वो देखिए। इनमें 4 यूएफा चैंपियंस लीग, 5 ला लीगा, 2 कोपा डेल रे और कई दूसरे बड़े खिताब शामिल हैं। एक डिफेंडर के लिए ये करियर किसी सपने से कम नहीं था। जिनेदिन जिदान भी कहते थे कि सर्जियो रामोस कभी हार नहीं मानते, हमेशा अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हैं और लास्ट मोमेंट तक वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। वही कार्लो एंचेलोत्ती ने उन्हें फुटबॉल का सबसे कंप्लीट डिफेंडर बताया था, जिसमें टेक्निक, ताकत, लीडरशिप और पर्सनैलिटी सब कुछ है। लेकिन ट्रॉफीज से भी ज्यादा एक घटना ने सर्जियो रामोस को अंदर से बदल डाला था। 28 अगस्त 2007 को उनके सबसे करीबी दोस्त और सेविया एकेडमी के साथी एंटोनियो पोर्ता का एक मैच के दौरान हार्ट अटैक आने के बाद निधन हो गया था। दोनों ने साथ में एकेडमी ज्वाइन की थी, साथ ही फर्स्ट टीम तक दोनों एक साथ पहुंचे थे और स्पेन के लिए खेलने का सपना भी दोनों ने साथ में देखा था। पोर्ता की मौत से सर्जियो रामोस को गहरा सदमा लगा था। जब स्पेन ने यूरो 2008 और यूरो 2012 जीती तो सर्जियो रामोस ने ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान पोर्ता की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था ऑलवेज विद अस। इतना ही नहीं, उन्होंने नेशनल टीम में कभी भी अपनी पसंदीदा नंबर 4 वाली जर्सी नहीं ली। वो हमेशा नंबर 15 की जर्सी पहनते रहे, क्योंकि पोर्ता ने स्पेन के लिए अपने इकलौते इंटरनेशनल मैच में इसी नंबर की जर्सी पहनी थी। इसके बाद आया स्पेनिश फुटबॉल का सबसे सुनहरा दौर। 2008 के पहले स्पेन की टीम अपने इतिहास में सिर्फ एक बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत पाई थी, लेकिन लुइस अरागोनेस और फिर विंसेंट डेल बोस्क के दौर में सब कुछ बदल गया। यूरो 2008 में सर्जियो रामोस बैक फोर का अहम हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में जर्मनी को हराकर स्पेन की टीम जो है वो चैंपियन बनी थी। 2 साल बाद यानी कि साल 2010 में फीफा वर्ल्ड कप में सर्जियो रामोस ने राइट बैक के तौर पर 7 मैचेस खेले थे। फाइनल में नेदरलैंड्स को हराकर स्पेन ने तब पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। फिर साल 2012 तक सर्जियो रामोस सेंटर बैक बन चुके थे स्पेन के लिए भी। जेरार्ड पीके के साथ उनकी जोड़ी ने इटली को 4-0 से हराकर उस समय स्पेन ने यूरो 2012 का खिताब जीत लिया था। यानी कि लगातार 3 बड़े टूर्नामेंट जीतने वाली उस ऐतिहासिक टीम में सर्जियो रामोस हर बार डिफेंस की सबसे मजबूत कड़ी रहे। बाद में वो स्पेन की टीम के कप्तान भी बने और 180 इंटरनेशनल मैचेस के साथ वो देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर भी बने। अगर स्पेन की जर्सी में सर्जियो रामोस काफी डिसिप्लिन्ड और भरोसेमंद डिफेंडर थे, तो वहीं रियल मैड्रिड के लिए जो उनका हाल था वो बिल्कुल अलग था। खासकर एल क्लासिको जो बार्सिलोना के खिलाफ मैचेस होते थे, उनमें उनका बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता था। आक्रामक खेल उनकी पहचान थी और साथ ही साथ रेड कार्ड भी। रियल मैड्रिड के लिए उन्हें कुल 26 बार रेड कार्ड मिला, जिसमें 5 रेड कार्ड सिर्फ एल क्लासिको में आए। क्योंकि कितना ज़्यादा इंटेंस मुकाबला होता है वो हम सबको पता है कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जब एक साथ मैदान पे होती है तो फुटबॉल में शायद उससे बड़ी राइवलरी है ही नहीं। और जब उन्हें 26 रेड कार्ड जो मिले या फिर जो 5 रेड कार्ड जो सिर्फ एल क्लासिको में मिले थे, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहला एल क्लासिको रेड कार्ड कब आया था? तो वो आया था नवंबर 2010 में, जब बार्सिलोना ने कैंप न्यू में रियल मैड्रिड को 5-0 से हराया था। मैच के 93 मिनट में सर्जियो रामोस ने लायनल मेसी को पीछे से किक मार दी थी। इसके बाद मैदान पर दोनों प्लेयर्स के बीच में बहस भी हुई थी और जाते जाते उन्होंने अपने स्पेन टीम के साथी कार्लोस पुयोल और जावी को भी धक्का दिया था। इस मैच के बाद रामोस और एल क्लासिको का रिश्ता हमेशा के लिए रेड कार्ड और विवादों से जुड़ गया। लेकिन अगर किसी एक पल ने सर्जियो रामोस को रियल मैड्रिड का लेजेंड बना दिया तो वो था 24 मई 2014 का चैंपियंस लीग फाइनल। एटलेटिको मैड्रिड, जैसा कि पहले हमने बताया, कि जीत के बेहद करीब थी। रियल मैड्रिड का जो ला डेसिमा का सपना था वो लगभग टूट चुका था। तभी स्टॉपेज टाइम में लुका मॉड्रिच ने कॉर्नर लिया था और सर्जियो रामोस ने बेहतरीन हेडर लगाकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया था। ये गोल मैच को एक्स्ट्रा टाइम में ले गया, जहां एटलेटिको की टीम पूरी तरीके से टूट चुकी थी और फिर रियल मैड्रिड ने उस मैच को 4-1 से जीत लिया था।
रामोस के अलावा उस मैच में गैरेथ बेल, मार्सेलो और उसके साथ ही साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी गोल किए थे। और यही वो पल था जिसने रियल मैड्रिड के नए चैंपियंस लीग युग की शुरुआत की थी। अगले 10 साल में क्लब ने 5 बार यूरोप का सबसे बड़ा खिताब यानी कि चैंपियंस लीग जीता और रामोस उस दौर की सबसे बड़ी पहचान बन चुके थे। उनके हाथ की उंगलियों पर बना 90+ टैटू भी उनकी यादगार गोल को समर्पित है। फिर उन्होंने 2016 के चैंपियंस लीग फाइनल में भी एटलेटिको के खिलाफ ही गोल दागा था और उस बार भी रियल मैड्रिड की टीम जो है वो मैच जीत गई थी। 2018 का चैंपियंस लीग फाइनल सर्जियो रामोस के करियर का एक और यादगार लेकिन शायद सबसे विवादित मैच बन गया। फाइनल में रियल मैड्रिड का मुकाबला लिवरपूल से था। फर्स्ट हाफ में मोहम्मद सलाह और सर्जियो रामोस बॉल के लिए आपस में टकरा गए। दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए और सलाह का कंधा जो है उस समय डिसलोकेट हो गया था। वो रोते हुए मैदान से बाहर गए थे क्योंकि काफी ज्यादा वो दर्द में थे। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर में रामोस की जमकर आलोचना हुई थी। कई लोगों ने उन पर जानबूझकर सालाह को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था। उस समय सालाह अपनी पीक फॉर्म में थे, वो लिवरपूल के बेस्ट प्लेयर थे। हालांकि सर्जियो रामोस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि पहले सालाह ने उन्हें पकड़ा था और दोनों साथ में जमीन पे गिरे थे। जानबूझकर लोग जो है इस घटना को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। विवाद अपनी जगह रहा, लेकिन रियल मैड्रिड ने फाइनल को 3-1 से जीतकर लगातार तीसरी बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। रियल मैड्रिड में रामोस का सफर जितना शानदार था, उसका अंत उतना ही इमोशनल रहा। 2021 में उनके नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्लब से बातचीत चल रही थी। रामोस तब चाहते थे कि उन्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिले, जबकि क्लब सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर कर रहा था। जब तक उन्होंने फैसला लिया यानी कि अपना मन बनाया, तब तक क्लब ने कह दिया कि ऑफर की ड्यूरेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल रामोस ने कहा था कि वो कभी भी रियल मैड्रिड से अलग नहीं होना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि वो सैलरी में कटौती तक के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने हामी भरी तब तक उन्हें बताया गया कि अब ये ऑफर जो है वो वैलिड नहीं है। इस तरह 16 साल, 671 मैच, 101 गोल और 22 ट्रॉफीज का एक ऐतिहासिक सफर जो है वो खत्म हो गया। रियल मैड्रिड से अलग होने के बाद सर्जियो रामोस ने पेरिस सेंट जर्मैन यानी कि PSG का रुख किया। शुरुआती दौर में वो इंजरी से जूझते रहे, लेकिन फिट होने के बाद उन्होंने अपनी लीडरशिप और अनुभव के साथ टीम में सबसे अहम भूमिका निभाई। 2 सीजन के दौरान उन्होंने कुल 58 मैचेस खेले और दोनों बार उन्होंने लीग 1 का खिताब जीता। इसके बाद 2023 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे स्पेनिश फुटबॉल को इमोशनल कर दिया। 18 साल बाद वो अपने बचपन के क्लब यानी कि चाइल्डहुड क्लब सेविया लौट आए। शुरुआत में क्लब के अधिकारियों ने साफ कह दिया था कि सर्जियो रामोस की वापसी की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन आखिरकार दोनों पक्ष जो है वो साथ में आए और ये डील जो है वो पक्की हुई। अपनी वापसी पर सर्जियो रामोस ने कहा था कि ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं है, बल्कि उनके परिवार, सेविया और एंटोनियो पोर्ता के प्रति एक कर्ज चुकाने जैसा है। दूसरे डेब्यू के बाद तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ, यानी कि जब वो उन्होंने दूसरी बार अपने करियर में सेविया के लिए फर्स्ट मैच खेला था तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ओवरऑल सर्जियो रामोस का करियर सिर्फ ट्रॉफीज या गोलों से नहीं मापा जा सकता। वो उन प्लेयर्स में है जिन्होंने डिफेंडर की भूमिका को नई पहचान दी। ज़िदान कहते हैं कि सर्जियो रामोस कभी हार नहीं मानते और आखिरी पल तक अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। कार्लो एंचेलोटी उन्हें फुटबॉल का सबसे कंप्लीट डिफेंडर बताते हैं क्योंकि उनके अंदर टेक्निक, ताकत, लीडरशिप और जीतने की भूख सब कुछ थी। थियागो सिल्वा के मुताबिक, जो कि ब्राजील के महान डिफेंडर रहे हैं, सर्जियो रामोस एक कंप्लीट फुटबॉलर हैं। वो डिफेंड भी कर सकते हैं, बॉल के साथ भी बेहतरीन है। सिल्वा के मुताबिक वो खेल के हर पहलू को सबसे अच्छी तरीके से समझते हैं, जबकि लुइस सुआरेज, जो कि बार्सिलोना में उनके अगेंस्ट कई मैचेस उन्होंने खेले थे, जबकि लुइस सुआरेज ने कहा था कि उन्होंने अपने करियर में सर्जियो रामोस से मुश्किल डिफेंडर कभी भी फेस नहीं की। शायद यही वजह है कि कोई उनसे प्यार करता है, कोई उनसे नफरत, लेकिन उन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाता। और यही सर्जियो रामोस की सबसे बड़ी विरासत है। अभी हाल ही में सर्जियो रामोस जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल में आपको ट्रॉफी लेकर जाते हुए नजर आए थे, और जब वो ट्रॉफी लेके जा रहे थे तो कई सारी रील्स जो है उनकी ऑरा फार्मिंग बताते हुए वायरल हुई थी।
तो ये थी सर्जियो रामोस की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग जैसे कमेंट बॉक्स में अभी आप कह रहे थे कि कुछ और प्लेयर्स के बारे में हमें किस्से करने चाहिए, सर्जियो रामोस का भी सजेशन आपकी तरफ से ही दिया गया था। वैसे ही सजेशन देते रहिए ताकि हम किसी और प्लेयर का किस्सा भी आपको सुनाते रहें। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।